नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। काफी मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी अपने फाइनल फैसले के बेहद करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र का सीएम तय कर लिया गया है और सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फडणवीस के नाम पर अपनी हामी भर चुका है। आखिर फडणवीस के पक्ष में ऐसा क्या है जो बीजेपी आलाकमान को भी उनके नाम पर मुहर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, या फिर फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं? यह खास रिपोर्ट देखिए। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और लगता है वो वक्त आ गया है। ठीक 5 साल बाद देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस की महाराष्ट्र में ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पॉपुलर और इस महाविजय के हीरो माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने जा रही है। जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी के पास दूसरा चेहरा इतना एक्टिव नहीं है और देवेंद्र फडणवीस का ही नाम अनाउंस हो सकता है। हाँ, देवेंद्र फडणवीस हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम कल अनाउंस हो सकता है। और अजित पवार के एनसीपी समेत कई छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। महायुति गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने वाली इन पार्टियों को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी जहां 132 सीटों पर विजय पताका लहराकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली, जबकि 5 सीट छोटे दलों के खाते में भी गई। महायुति यानी बीजेपी के इस रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री का हीरो देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है और इसी से बीजेपी की जरूरी और मजबूरी दोनों का पता लगाया जा सकता है। सियासत के लिहाज से महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा की 288 सीटें हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की देश की राजनीति में एक खास अहमियत है। ऐसे में बीजेपी को यूपी के बाद महाराष्ट्र में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पार्टी का जनाधार आगे मजबूती से बढ़ा सके। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की इस काम को पिछले कुछ सालों में बखूबी से अंजाम दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए फडणवीस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनावों में बीजेपी को जमीनी तौर पर मदद करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अगले साल यानी 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में संघ चाहता है कि उनके शताब्दी वर्ष में उनका कोई करीबी महाराष्ट्र की कुर्सी पर रहे, जिससे कार्यक्रमों के आयोजन में किसी तरह से कोई सरकारी अड़चने ना आए। और संघ का ये काम फडणवीस के अलावा शायद ही कोई और नेता कर सकता है। इसलिए भी फडणवीस का नाम सीएम की रेस में सबसे टॉप पर है। वो लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते भी रहते हैं। प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद भी
देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में मोहन भागवत से हुई। संघ का करीबी होने के पीछे फडणवीस का कट्टर हिंदुत्व वाली छवि भी माना जाता है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। हे संविधानाची दुहाई देणारे यांना माझा प्रश्न आहे, या ठिकाणी वोट जिहाद करा आणि बीजेपीला मत देणाऱ्याला त्या ठिकाणी हुक्का पाणी बंद करा, त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाका। अशा प्रकारे वोट जिहाद करून जर काही लोक या ठिकाणी मत मागणार असतील, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही हे चालू देणार आहात का? अरे आता हे जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध हे करावं लागेल। ही आता वेळ आलेली आहे, आज जागला नाहीत तुम्हाला जगू देणार नाही, आज वाचला नाही तर तुम्ही वाचू शकणार नाही। ही निवडणूक या 3 उमेदवाराची नाही आहे, तुमच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे आणि म्हणून तुमचं अस्तित्व वाटवायचं असेल तर 20 तारखेला कमळाचं बटन दाबा आणि यांचे नापाक इरादे याच ठिकाणी दफन करून टाका, ही तुम्हाला विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फडणवीस की इसी हार्डकोर सियासी रणनीति का नतीजा माना जा रहा है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में इस मकाम पर पहुंच पाई और संघ भी उनके पीछे एक बैकअप के तौर पर काम कर रहा है। हालांकि न सिर्फ जरूरी बल्कि फडणवीस को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की कुछ अपनी मजबूरी भी। पहली मजबूरी ये कि गठबंधन के जो 2 सहयोगी नेता हैं वो दोनों मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। एकनाथ शिंदे तो अब तक सीएम की ही भूमिका में थे, वहीं अजित पवार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में इन दोनों नेताओं को बीजेपी के किसी अन्य नेता के अंडर में उप मुख्यमंत्री बनना शायद ही मंजूर होता, चूंकि रिजल्ट आते ही ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी ऐसे चेहरे को लाना था जो सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को आसानी से हैंडल कर सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास फडणवीस से ज्यादा बेहतर और मजबूत विकल्प जो है वो कोई और नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से और अजित पवार को अपने चाचा के एनसीपी से तोड़कर बीजेपी के साथ मिलाने का श्रेय भी देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है, जिसका असर अब की बार के विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखता है। ऐसे में शिंदे और अजित पवार के साथ सामंजस्य बिठाना फडणवीस के अलावा किसी और नेता के बस की बात नहीं। हालांकि इस पर फडणवीस कहते हैं कि शिंदे और अजित खुद बीजेपी के साथ आए। आपका एक वीडियो और एक वाक्य वायरल हो रहा था कि मैं 2.5 साल सत्ता से बाहर रहा महाराष्ट्र की और मैंने 2 पार्टियां तोड़ दी। ये देखिए इसको बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। मैंने बार बार ये कहा है कि ये पार्टी हमने तोड़ी नहीं है। मैंने बार बार ये कहा है कि ये पार्टियां उनके अहंकार के कारण और उनके एक प्रकार से अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण यह पार्टियां टूटी है। उद्धव जी आदित्य ठाकरे को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, पवार साहब सुप्रिया जी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे और इसके कारण उनकी पार्टियों में एक परिस्थिति ऐसी तैयार हुई कि जो कद्दावर नेता है उनके पर कटने लगे, उनको कट्टू साइज किया जाने लगा। तो अपने अस्तित्व के लिए वो सारे लोग बाहर आए। अब ये लोग बाहर आएंगे तो हम लोग तो उनको साथ में लेंगे ना। हम लोग तो राजनीति में हैं और अगर कोई सामने से हमारे साथ आने को तैयार है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप मत आओ, हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। दरअसल 2019 में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। दोनों गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जनता ने स्पष्ट बहुमत भी दिया। ये चुनाव फडणवीस के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जब बारी सरकार बनाने की आई तो उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया। उद्धव के इस दावेदारी ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को अधर में लटका दिया। कई दिनों तक उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े रहे और बीजेपी जब उनकी मांग पर राजी नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। इस दौरान प्रदेश में 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। इसके बाद फडणवीस ने एनसीपी के अजित पवार को अपने साथ लाकर 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली।
लेकिन शरद पवार की सहमति नहीं होने की वजह से महज 3 दिन में ही फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे बीजेपी की सरकार गिरी। इसके बाद फडणवीस के सियासी मंसूबों पर पानी फेरते हुए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया और उसके बैनर तले प्रदेश में सरकार बनाई, जिसके मुखिया बने उद्धव ठाकरे। फडणवीस के लिए सियासी तौर पर यह बड़ा सबक था। फडणवीस मौके का इंतजार करने लगे। उद्धव को सीएम बने अभी 2.5 साल ही हुए थे कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत हो गई, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे ने की थी। कुछ दिन के सियासी उठापटक के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। इस सियासी उलटफेर के लिए फडणवीस को जिम्मेदार माना गया और उस वक्त भी फडणवीस की ही सीएम बनने की बात चल रही थी। लेकिन ना चाहते हुए भी फडणवीस को डिप्टी सीएम के रोल में आना पड़ा, क्योंकि वो पार्टी आलाकमान का फैसला था। यानी शिंदे को सीएम बनाया गया तो फडणवीस ने उनके अंदर डिप्टी सीएम बनने की हाईकमान के फरमान को खुशी खुशी स्वीकार किया। माना जा रहा है कि फडणवीस का सियासी कद तभी काफी बढ़ गया था। लोग तो देवेंद्र फडणवीस को एज अ चेहरा देख रहे थे जब शिंदे और आपकी सरकार बनी, तो उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा नहीं आया और सबने देखा कि अरे शिंदे जी मुंह ले रहे हैं। इसके पीछे राजनीति क्या थी? क्योंकि कहीं बहुत लोग कहते हैं कि भाई शिंदे को अगर नहीं आगे करते तो हमेशा ये डामाडोल वाली स्थिति रहती कि कहीं निकाल न ले अपना सपोर्ट। क्या देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि हम लोगों ने इसको पहले ही तय कर लिया था। मैं नहीं बनूंगा और शिंदे जी बनेंगे, ये पहले ही तय हुआ था। इसलिए आप देखिए, जिस समय शिंदे जी का नाम अनाउंस हुआ, आप मेरा चेहरा देखिए, आपको मेरे चेहरे से पता चलेगा, कोई शिकन नहीं थी। मेरा चेहरा मानो एक बड़ी विजय हुई है, इस प्रकार का मेरा चेहरा उस समय था, क्योंकि मैं उसको विजय मानता ही था। क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया था और जिसको चुराया गया था, उस मैंडेट को वापस लाने में हम यशस्वी हुए थे, तो मुझे उसकी खुशी थी। सवाल यह है कि चेहरा, ये बात सही है कि 2019 में मेरा प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो ऐसे समय उचित निर्णय लेने पड़ते। और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उद्धव ठाकरे जी जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सारा मामला कुर्सी का है, हम नहीं चाहते थे कि हम कुर्सी के लिए सारी चीजें करें। हम उनको बताना चाहते थे कि नहीं, हम आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना सकते। आपने आम शिवसैनिक के नाम से खुद को मुख्यमंत्री बनाया। आपने तो कहा था मुझे एक सामान्य शिवसैनिक मुख्यमंत्री चाहिए, आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको पहले दिन से खुद को कुर्सी चाहिए। क्योंकि फडणवीस इससे पहले 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये अपने आप में पार्टी के लिए उनके त्याग और समर्पण की कहानी भी बयां करता है। अपने इस मास्टर स्ट्रोक से फडणवीस ने न सिर्फ तब अपनी सियासी धैर्य का परिचय दिया था, बल्कि एक तीर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी सियासत के जंग में बुरी तरह घायल कर दिया। उसके ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी में उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी। अजित भी बगावत कर अपने विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए। इन दोनों ही सियासी घटनाक्रम के लिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी देवेंद्र फडणवीस को ही जिम्मेदार मानता है। देवेंद्र फडणवीस ने सबका सामना किया, उन्होंने संयम बनाए रखा। लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी की हार के बाद भी उन्होंने धैर्य रखा। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन केंद्रीय आलाकमान के कहने पर वो पद पर बने रहे। अपनी चालों और रणनीतियों को बखूबी अंजाम देते रहे, बीजेपी की रणनीति को जमीन पर उतारते रहे, जिसका नतीजा है कि बीजेपी की अगुवाई में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और खुद बीजेपी महाराष्ट्र में अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर पाई। देवेंद्र फडणवीस इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। जाहिर है अब की बार के विधानसभा चुनाव में फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य बनकर उभरे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फडणवीस बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वैसे प्रदेश लेवल के सबसे बड़े नेता हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट बंटवारा का मामला था, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में खींचातानी थी, उस लिए एक रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में उनके मन मुताबिक नहीं था।
लेकिन विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जेल बनाया। इसके साथ ही मराठा आंदोलन जैसा मुद्दा था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ओबीसी की तरफ डाइवर्ट करके उसे उसकी धार को कम किया। तो ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं बीजेपी के लिए।